खुशामदीद नाज़रीन, बजट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज 2020-21 का जो कौमी इक़्तिसादी सर्वे है वो पेश किया जा रहा है और इसमें जो सोर्सेज से अब तक चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके मुताबिक जुलाई ता अप्रैल तस्वीरात ज़ल 29% इजाफे से 24.2 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई हैं। करंट अकाउंट बैलेंस एक बार फिर 80 करोड़ डॉलर सरप्लस रिकॉर्ड किया गया है। इस इक़्तिसादी सर्वे में ये आदाद शुमार सामने आ रहे हैं कि मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर मई के अख्ताम तक 23 अरब 1 करोड़ डॉलर तक पहुँच गए। स्टेट बैंक 15.84 अरब डॉलर, कमर्शल बैंकों के ज़खायर 7.17 अरब डॉलर रहे हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि मालियाती खसारा कम होकर 1652 अरब रुपए की सतह तक आ गया है। और महंगाई की लेकिन जो सालाना शरह है उसमें इजाफा हुआ है और अप्रैल में 11.1% ये रही है। मजमूई तौर पर भी जो सालाना शरह है वो हमारे हदफ से ज़्यादा रही है। इसके अलावा कुछ और अचीवमेंट्स की बात की गई है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसके आदाद शुमार सामने आ रहे हैं। सर्विसेज सेक्टर के आदाद शुमार आ रहे हैं जिसमें एक बेहतर ग्रोथ दिखाई गई है। इन आदाद शुमार की रोशनी में और इक़्तिसादी सर्वे में जो आज हमारे सामने चीज़ें आएंगी, जो सोर्सेज से अब तक हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स आए हैं, इसकी रोशनी में हम मेहमानों के सामने रखेंगे कि क्या इकॉनमी हुकूमत के हाथ में आ रही है या हुकूमत में के हाथ में अभी तक नहीं आ रही, या हुकूमत का ये दावा कितना दुरुस्त है कि उन्होंने इकॉनमी के मामला को ठीक कर लिया है और मुश्किल वक्त गुजर गया है। और फिर ये देखेंगे कि इन आदाद शुमार की रोशनी में आइंदा साल का जो हदफ तय किया जा रहा है वो कितना रियलिस्टिक है मुख्तलिफ शोबों में। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ साकिब शेरानी साहब हैं, माहिर मुआशी उमूर हैं। बहुत शुक्रिया साकिब शेरानी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, आप भी माहिर मुआशियात हैं। और फैज़ुल्लाह कमोका साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए ख़ज़ाना के, आपको भी फैज़ुल्लाह साहब खुशामदीद कहते हैं। इनके अलावा हमें फ़याज़ इलाज साहब ज्वाइन करेंगे, चेयरमैन आबाद हैं, और मियाँ तारिक मिसबा साहब ज्वाइन करेंगे जो सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। इस ट्रांसमिशन के पहले घंटे में हमारे साथ ये तमाम मेहमान मौजूद रहेंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और साकिब शेरानी साहब, आपसे शुरू करते हुए, जो आदाद शुमार अभी मैंने पेश किए हैं ये जो 2021 का कौमी इक़्तिसादी सर्वे जो आज पेश होना है उसके सोर्सेज से सामने आने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी रोशनी में आप क्या देखते हैं शेरानी साहब के क्या हुकूमत के कंट्रोल में इकॉनमी आ गई है, वो जो पहले 2 साल में कंट्रोल में नहीं थी, ये मुश्किल वक्त गुजर गया है, अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं? इन आदाद शुमार से आप ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं? असदुल्ला साहब, देखिए मेरा ख्याल है मजमूई तौर पे तो ये बात दुरुस्त है कि अगर आप हालात देखें 2018 में जो इस हुकूमत को मिले थे और फिर 2 साल जो मुश्किल स्टेबलाइजेशन हुकूमत को करनी पड़ी और तीसरे साल में फिर एक कोविड जैसी वबा जो पूरी दुनिया में जिसने इतनी तबाही मचाई उसका सामना करना पड़ा, तो उस लिहाज से उस तनाजुर में तो ये वाकई मेरा ख्याल है गवर्नमेंट इसको एक लिहाज से सेटिस्फैक्ट्री तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को देख सकती है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत मुश्किल था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अब स्टेबलाइजेशन को एक तरफ रखते हैं, इंडिया ने तो सिर्फ कोविड का जो वबा है उसकी तबाही कारी को उसको सहा, मगर उनकी इकॉनमी जो है 7% से भी ज़ायद जो है कॉन्ट्रैक्ट की सुंगड़ गई। और सो ओवरऑल मेरा ख्याल है टर्म से पाकिस्तान की ग्रोथ की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, मगर ऑब्वियसली अभी भी चैलेंजेस हैं और मसाइल हैं। जैसे महंगाई की आपने बात की, अभी भी बेरोज़गारी है, तो ऑब्वियसली ये जो है शुरू की टर्न अराउंड है। अगर ये मज़ीद इसको तक़वियत मिलती है और मोमेंटम इकनॉमिक मोमेंटम जारी रहता है तो फिर मेरा ख्याल है ये हालात भी जो है आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट के काबू में आ सकते हैं। सिर्फ जो एक मेजर चैलेंज जो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के कंट्रोल में शायद ना हो और वो और भी मुश्किल की तरफ जाए, वो हमारा जो तजारती खसारा है। तो जैसे ही ग्रोथ पाकिस्तान में आएगी तजारती खसारा जो है वो और बढ़ेगा और हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना हो। आपके ख्याल में ये इन्फ्लेशन के अगर ये हमें मुस्बत इशारे मिले हैं शेरानी साहब, तो उसके बावजूद ये महंगाई की शरह में इजाफा होना, क्योंकि आम आदमी के लिए शायद एक ही फैक्टर होता है इकॉनमी को देखने का और वो उसकी महंगाई होती है, आपके ख्याल में ये क्यों हुकूमत के हदफ से ज़्यादा रही है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसमें देखिए बुनियादी तौर पे ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है, कम से कम 3-4 फैक्टर्स का। जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त जो रुपए की कदर में जो गिरावट आई थी
उसकी वजह से, क्योंकि वो 20 अरब डॉलर का खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट का, तो उसकी वजह से जो पहली लहर आई महंगाई की पाकिस्तान में पहले 2 साल, वो उसकी वजह से आई। क्योंकि ख़ाम तेल हम इंपोर्ट करते हैं, बाकी बहुत सारे ख़ाम जो हैं अशिया हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो पूरी इकॉनमी में उसका फैलाव हुआ। फिर हुकूमत की कुछ, मेरा ख्याल है ऑब्वियसली कुछ गलत मैनेजमेंट भी थी, कुछ गवर्नेंस इश्यूज़ हैं गंदम के हवाले से, चीनी के हवाले से। वो जो गवर्नेंस इश्यूज़ हैं वो मुकम्मल तौर पे हुकूमत और वो पहली हुकूमतों में भी रहे हैं, मगर इस हुकूमत ने उनको मेरा ख्याल अभी तक उसके ऊपर काबू नहीं पाया जी। और अभी जो तीसरी लहर है, आखिरी लहर, ये मेरा ख्याल है ये काफ़ी संगीन रहेगी, क्योंकि आलमी मंडी में हर कमोडिटी की प्राइस जो है, सिर्फ खाम तेल की नहीं, हर कमोडिटी की प्राइस, ख़ास तौर पे फूड कमोडिटीज़ की प्राइस अपने पिछले 10-15 साल की बुलंद तरीन सतह। ठीक, तो ये इसका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, सर अब हम ये देख रहे हैं कि इस दफ़ा जो हमने 3.94 अचीव किया है, उसके बाद अगला जो मुआशी तरक्की का हदफ है वो रखने जा रही है गवर्नमेंट 4.8। एक तो आप इस 4.8 को कैसे देखते हैं, और दूसरा जो टैक्सेस का हदफ है वो गवर्नमेंट रखने जा रही है 5820 अरब रुपए। इस जो टारगेट है अगले साल के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? तो दोनों चीज़ों पर अपना कमेंट कीजिएगा। देखिए, मेरा ख्याल ये था कि जो 3.94% हुकूमत ने अबूरी तौर पर कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब फाइनल फिगर्स आएंगी तो शायद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा, मैं तो समझता हूँ ये बढ़ जाएगा, इट मे बी अबाउट 4.5%। लेकिन अब जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, वो ये खुल के कह रहे हैं कि ये जो कुछ बेहतरी आई है, शरह नमू में बेहतरी आई है, तरसीलात में बेहतरी आई है, स्टेट बैंक के रिजर्व्स में बेहतरी आई है और करंट अकाउंट डेफिसिट में बेहतरी आई है, प्लस हो गया। ये बड़ी कामयाबियां हैं। लेकिन जो स्टेट बैंक कह रहा है, जो हकीकत है, वो ये है कि कोई स्ट्रक्चरल इस्लाहात के नतीजे में नहीं आई हैं ये, बल्कि जो कोविड-19 के फैक्टर्स थे, इस साल आप देखिए कि जो हमारी तरसीलात थी उसमें जो है 9 अरब डॉलर के इस हुकूमत के दौर में इजाफा हुआ है, जिसमें से 6 अरब डॉलर इस करंट ईयर में है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, 6 अरब डॉलर का इजाफा एक साल में, इसका इम्पैक्ट आया। दूसरी है कि इस हुकूमत के दौर में जो रिजर्व्स बढ़े हैं वो 6 अरब डॉलर के बढ़े हैं स्टेट बैंक के, जबकि 4 अरब डॉलर सिर्फ इसी साल के हैं। तो इसका मतलब ये कि ये दो बड़ी अहम चीज़ें थी कि जो वन टाइम है। दूसरा ये कि जो स्टेट बैंक कहता है कि स्टेट बैंक ने जो 2000 अरब रुपए का पैकेज दिया, ये उसकी वजह से भी एक बेहतरी आई है। और हुकूमत ने जो कंस्ट्रक्शन के शोबे में ये कह दिया है, तामीरात के शोबे में आप काला धन लगा लें, तो ये बेशतर वो चीज़ें हैं जो वन टाइम हैं। क्योंकि अगले साल ये मुझे नज़र आ रहा है और सबको नज़र आ रहा है कि नंबर 1, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि दुनिया में एक्टिविटी बढ़ रही है, हमारे यहाँ भी बढ़ रही है। दूसरा ये कि हमारा इसका जो शरह सूद है ये मनफी हो गया है, और ये गलत है, क्योंकि अफरात ज़र अगर 10.9 है तो आप 7% नहीं रख सकते। और ख़ास तौर से ये जब आप ये कम करते हैं तो PLS डिपॉजिट पर भी आप कम करते हैं, जो आइन की अशक 3 की खिलाफ वर्जी है। इसलिए अब हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी ये थी कि रुपए की कदर आपने देखा है कि दबाव का शिकार है, उसकी वजह से ये जो है रुपए की कदर भी कुछ गिरेगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं, तेल की कीमतें बढ़ना, फिर उसकी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी, तो ये अगले साल कुछ जो शरह नमू है उस पर इफेक्ट आ सकता है, नंबर 1। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हुकूमत ये अंदाज़ा लगा रही है कि इस साल टैक्सों के बद में FBR के 1000 अरब रुपए का तकरीबन वो इजाफा दिखाएंगे। इससे भी ज़ायद जी, इससे भी ज़ायद, हाँ, 1100 बन जाएगा। मैं इसलिए 1000 कह रहा हूँ कि इस साल की फाइनल फिगर तो हमारे पास नहीं है, उनकी हुकूमत के पास भी नहीं है। जून में जो प्रोजेक्शन आएगा उससे चलिए 1100 रख लेते हैं। लेकिन जो हमें देखना है कि जो पिछले 3 साल गुजरे हैं, इसमें कई 100 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने के बाद 3 साल में जो इजाफा हुआ है टैक्सों में, वो सिर्फ हुआ है 900 बिलियन रुपए। तो मुझे ये लगता है कि अगर खुदा न खास्ता, और आप ये भी कह रहे हैं हम नए टैक्सेस नहीं लगाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो तरक्याती अखराजात में हमने तारीखी हजम रखा है, कोई मामूली रकम नहीं है। वफाक और सूबे मिला के रख रहे हैं 2100 अरब रुपया, और वफाक का 900 अरब रुपया। अगर ये आप बाकी लगाते हैं और अच्छे सेक्टर्स में लगाते हैं तो उससे शरह नमू भी बढ़ेगी और रोजगार के मौके भी बढ़ते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता, जैसे कि पिछले वर्षों में हुआ है कि हमने तरक्याती अखराजात में कटौती की है, एक। दूसरा ये कि सूबों ने एक तरफ ये शिकायत की कि जनाब वफाक से मुझे पूरा पैसा नहीं मिल रहा क्योंकि टैक्सों का हदफ हासिल नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ पैसा उनको मिला था
उसमें से उन्होंने कुछ रोक लिया और फाजल बजट दे दिया, ठीक है, जिसकी वजह से बजट खसारे को कंट्रोल। अगर ये दो चीजें करनी पड़ती हैं इस वजह से कि आपको टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ, तो फिर ये जो 4.8% या 5% का हदफ है ये मुश्किल पड़ सकता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि जो अभी बात हुई है तिजारती खसारे की, वो $6 अरब इस साल बढ़ा है, अगले साल बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें दो फैक्टर्स हैं। हमारी इंपोर्ट्स अब $53 अरब पर आ गई हैं, जो उस वक्त ये फाइनेंशियल ईयर 2017 में जब हम बुरान की तरफ जा रहे थे, तो ये एक बड़ा अहम नुकता है कि ये आपकी ये इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं और करंट अकाउंट का जो बैलेंस है ये सरप्लस ज़रूर हुआ है, लेकिन इसका बड़ा ताल्लुक बरामदात में इजाफा कोई खास नहीं है। असल जो है ये रेमिटेंसेज हैं जो $73 अरब की आई हैं 3 साल में। लेकिन अब ये मुझे नजर आ रहा है कि तिजारती खसारा बढ़ेगा और रेमिटेंसेज में कोई बहुत ज्यादा इजाफा ना हो, तो ये यकीनी है कि जुलाई से सितंबर में आप देखेंगे कि ये करंट अकाउंट जो बैलेंस है ये जुलाई से सितंबर में मनफी आ जाएगा और ये पूरे साल मनफी रहेगा। ये भी इफेक्ट करेगा जो है ग्रोथ रेट के ऊपर। तो अगर हुकूमत, मैं जो समझता हूँ, अपने मंशूर पे अमल करे, सिर्फ नंबर 1 हर किस्म की आमदनी पे टैक्स लगाए और तवानाई के सेक्टर में इस्लाहात करे, और तो फिर ये हदफ जो है 4.8 से भी ज्यादा जा सकता है। लेकिन अगर ये इस्लाहात नहीं की तो फिर ये कम आ सकता है। बिल्कुल सही है। ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट 2-3, एक तो तवानाई के सेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की और इस पर हम अभी गुफ्तगू करते हैं मेहमानों के साथ। लेकिन फैजुल्लाह कमोका साहब, जो अभी डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि बेहतरी जो आई है ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नतीजे में नहीं आई। तशवीश की बात यह है, बल्कि ये कोविड के असरात की वजह से हादसाती तौर पर आई है। इस पर आप कमेंट कीजिएगा। और फिर दोनों मेहमानों ने कहा कि तिजारती खसारा बढ़ेगा, जिसके नतीजे में आपके लिए चैलेंजेस बढ़ेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं कि आप इस मौक़िफ़ से कैसे इख्तलाफ करेंगे कि आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाई हैं जिसके नतीजे में ये बेहतरी आई है आदाद शुमार में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला ख़ान साहब से पहले आपका शुक्रिया, आपने इस अहम मौजू के ऊपर जो है वो बात करने के लिए मुझे यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब जो हैं वो माशाल्लाह बड़े वेल नोन और तजुर्बाकार हमारे माशी अमूर के माहिर हैं जी। तो उनकी राय अपनी जगह पे साहिब है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है तो डेफ़िनेटली जो स्टेप्स गवर्नमेंट की तरफ से लिए गए वो उन्हीं की वजह से, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गई उन्हीं की वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये, अगर कोविड की बात करते हैं तो कोविड कोई सिर्फ पाकिस्तान में तो ये एक नहीं आया, पूरी दुनिया में आया। और पूरी दुनिया के अंदर जो हालात वाक़यात हुए वो सारे आपके सामने हैं। हमारे हमसाये में जो हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। अल्लाह ताला का ख़ास करम है और हमारी क़यादत के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के और असद उमर साहब NCOC के फ़ैसले हैं, जिनकी बुनियाद के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि हम कोविड में भी काबू पाने में कामयाब हुए और अपनी मईशत को भी बेहतर तरीके से लेके चले। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा जो 4% ग्रोथ रेट आया है, और मैं तवक्को कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जून के बाद जब फाइनल फिगर्स आएंगे तो डेफिनेटली जो है वो इसमें हमें जो है वो और इसमें इजाफा नज़र आएगा। नहीं, लेकिन कमोका साहब ये बता दूँ, ये आप इस साल जो टेक्सटाइल पर बिल्कुल आप बात कीजिए, लेकिन जो मेरा सवाल था कि महंगाई का हदफ आपने रखा था 6.5% और ये आया है 8.8% और अप्रैल में तो बहुत ही बढ़ गया, 11 के करीब चला गया। तो ये आप महंगाई को क्यों कंट्रोल ना कर सके सर? अच्छा, इस पे मैं बता देता हूँ। ये अभी शिरानी साहब, साकिब शिरानी साहब भी इस पे बात कर रहे थे। पहली बात तो देखिए, ये ज़रा समझने की बात है, थोड़ा इस पे तवज्जो की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो फूड आइटम्स हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं। आप पूरी दुनिया के जो प्राइस इंडेक्स हैं वो उठा के देख सकते हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि दुनिया के अंदर कितनी बड़ी हैं और पाकिस्तान के अंदर कितनी बड़ी हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारा जो 60% आबादी है वो देहात के अंदर रह रही है, और जब आप गंदम को 1350 से उठा के 1800 पे और 2000 पे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली जो प्राइस है वो बढ़ेगी। अब उसमें देखें कि आपकी 60% आबादी को फ़ायदा हो रहा है। मेज़ की कीमतें बढ़ी हैं, शुगर केन की कीमतें
जो 180 रुपया गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस किसान के लिए रखती थी और किसान को उसका हक नहीं मिलता था। 120 में बेचारे किसान को वो अपना गन्ना काट के बैठे होते थे और मिल्स वाले मिल्स नहीं चलाते थे। अब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई कि 10 नवंबर तक आप अपनी मिलें चलाएंगे, जो मिल नहीं चलेगी उसको 50 लाख रुपया डेली उसको फाइन होगा। सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब गन्ना जाना शुरू हुआ और उसकी कीमत जो है स्पोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा कीमत जो है वो किसानों को मिली, तो डेफिनेटली उसके असरात जो एंड प्रोडक्ट के ऊपर आने ही आने हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे अभी जिक्र हो रहा था, तो 18 बिलियन से हम इंशाल्लाह ताला कोई 26-27 बिलियन पे जाएंगे फॉरेन रेमिटेंसेस के अंदर जी। तो ये अगर इसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो ये कोई तकरीबन 1500 से 1700 अरब रुपया जो है ये एक्स्ट्रा जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर आया, जिससे लोगों की कुव्वत खरीद भी बढ़ी है। तो अब जो कीमतें हैं वो तो आप कहें कि ये नीचे आए फौरी तौर पे तो वो नहीं आएंगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि महंगाई तो हो रही है लेकिन कुव्वत खरीद भी बढ़ रही है, यानी अगर कुव्वत खरीद बढ़ रही है और साथ में महंगाई हो रही है, इसको मैनेज किया जा सकता है। इस पर चलें, बाकी माहिरीन की राय भी लेंगे। ताहिर मंजूर चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और फयाज इलियास साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आप बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन के चेयरमैन हैं आबाद के। मैं दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा। एक मौक़िफ़ ज़रा ले लेता हूँ, फिर मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ताहिर मंजूर साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या यहाँ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, ख़ास तौर पर अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में जो रिफॉर्म आई है या ये जो बेहतरी आई है, क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से आई है आपके ख्याल में? गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आई है, बिजली की कीमतों में इस्तेहकाम दिया है, कुछ जो है वो इंपोर्ट मशीनरी पर कुछ जो है वो छूट दी है ड्यूटीज़ में। आप क्या इस तरह की रिफॉर्म्स की वजह देखते हैं या हादसाती है? कैसे कमेंट करेंगे आप? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एक्सपोर्ट में बूस्ट आया है ये एक्चुअली कोविड की वजह से हमारे जो यहाँ हमारे कंट्री को ये सूट कर गया, क्योंकि इर्द गिर्द के ममालिक जो थे वहाँ पे कोविड की सिचुएशन ये थी कि वहाँ के जो इंडस्ट्री थी वो बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हमें ऑर्डर्स मिले। लेकिन अभी भी हमारा जो टारगेट है जो प्रीवियस 25 बिलियन के करीब ही जा रहा है, जिससे मतलब कि हम कोई गेन नहीं कर सके इसमें। हमारा मैक्सिमम 25 बिलियन तक ही गया हुआ आज तक जब भी गया, लेकिन अब इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी रह गया तो और अगला हदफ हम इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट, 27 अरब डॉलर का अगला हदफ रख रहे हैं वैसे हम, और जो बेस है इसकी एक्सपोर्ट्स की वो नहीं बढ़ा रहे, या उन्हीं प्रोडक्ट्स जो पहले से एक्सपोर्ट हो रही हैं उसी की बुनियाद पर हम चाहते हैं कि 27 अरब डॉलर तक चला जाए। क्या ये मुमकिन है सर? जी देखें, मुमकिन इस सूरत में है जो रॉ मटेरियल्स जो कमर्शियल इंपोर्ट में चले गए और उनके ऊपर आरडीएस लग गई और उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज इंक्रीज हो गई, तो वो अगर जीरो रेटेड कर दिए जाए तो ये बिल्कुल इंप्रूवमेंट हो सकती है। 450 के करीब इंडस्ट्री हमारी जो बंद हुई हुई है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो हमारी सजेशन यही है कि जो रॉ मटेरियल है उनको जीरो रेटेड किया जाए। जो 850 के करीब इंडस्ट्री बंद पड़ी है वो अपना रोल प्ले कर सके इस जो है ना इकोनॉमिक रोल में। तो इस वजह से इंशाल्लाह अगर ये कर देते हैं इस करंट बजट में तो इंशाल्लाह इसमें जरूर इंप्रूवमेंट आएगी और जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है वो भी अपना काम करेगी। और खास तौर पे जो काम करने की जरूरत है वो कॉटेज इंडस्ट्री और एसएमई के ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है, मैं बड़ा अच्छा लगा प्राइम मिनिस्टर साहब का, और अभी हमारी करंटली मीटिंग हुई है रजा बाकर साहब से, गवर्नर स्टेट बैंक साहब से, तो उन्होंने भी मुझे फरमाया था कि वो 1 करोड़ तक लोन जो है ना विदाउट कोलेक्टरल एसएमईज को और कॉटेज इंडस्ट्री को देना चाह रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, इससे बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगी। जो लोग मार्केट से जो कर्जे लेते हैं 27-30% के मार्केट के ऊपर, उनको अगर 7-8% मार्केट के ऊपर कर्जे स्टेट बैंक विदाउट कोलेक्टरल प्रोवाइड करेगा तो डेफिनेटली इसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। राइट जी, मैं साकिब शनान साहब 3 चीज़ों पर कमेंट करते जाइए आप, फिर उसके बाद मैं ब्रेक पाऊंगा और फयाज इलियास साहब के पास का मौके बाद में लेता हूँ। मुझे सर आप ये बताइए 2-3 चीज़ों पर। एक तो हम एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स का हदफ हमने जो है वो पिछले कई साल से मुसलसल हासिल नहीं किया। अब हम 24 को हमने टच किया है, लेकिन हम इसको लेकर जाना चाहते हैं 27 अरब डॉलर पर। आपके ख्याल में एक्सपोर्ट की बेस को बढ़ाए बगैर क्या यह मुमकिन है कि हम जो चीज़ें पहले से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसी की जो मिकदार है वो बढ़ाकर हम 27 अरब डॉलर को हासिल कर लें? दूसरा, ये जो हमने 4.8 का जीडीपी का हदफ रखा है, क्या ये दुरुस्त है? ये हम अचीव कर सकते हैं? इसके लिए जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो साजगार हैं? और तीसरा, जो हम टैक्सेस का हदफ रख रहे हैं 5820 अरब रुपए, अभी हम कोई 4400-4500 के करीब फिर रहे हैं और ये 1200-1300 शायद अरब रुपए का इजाफा अगले साल हम चाहते हैं। तो आपके ख्याल में क्या ये रियलिस्टिक है, हो पाएगा?
मैं असदुल्ला साहब इस पे दो चीज़ों पे कमेंट करना चाहूँगा। पहली बात है कि ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। डॉक्टर शाहिद साहब ने कहा कि जो शरह नमो अचीव की हुकूमत ने इस साल, उसमें कोई स्ट्रक्चरल बेसिस नहीं था। तो ये बहुत हद तक बात दुरुस्त है। मगर दूसरी तरफ ये भी बात दुरुस्त है, या ये कहना गलत होगा कि गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए ही नहीं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बाय डेफिनेशन उनका जो टाइम पीरियड होता है जिस पे वो नाफिज होते हैं और फिर उनके जो असरात रूनुमा होते हैं, तो वो तो 3 से 5 साल लगते हैं। ठीक है। तो मेरा ख्याल है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने किए हैं उसका भी हमें एतराफ़ करना चाहिए। और तो पहली बात है कि एक तो बाय डिज़ाइन नहीं हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट हुआ कि 2018 में जो रुपए की, जिसको आम इस्तिलाह में डिवैल्यूएशन कहते हैं, अगर डिवैल्यूएशन आप देखें तो एक्सपोर्टर्स को उससे बहुत एक्सपोर्ट सेक्टर को तक़वियत मिली, और जो हमारे इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर्स हैं उनको भी तक़वियत मिली। तो एक तो ये पॉजिटिव ये था। दूसरा, उसके ऊपर ये पहली हुकूमत है जिसमें बहुत सालों में जिन्होंने एक एक्सप्लिसिट एक्सपोर्ट फोकस रखा हुआ है। इनको समझ है कि पिछली 5 हुकूमतों ने कम से कम या उससे भी ज़्यादा 3 दिहाई में पाकिस्तान ने जो गलती की है कि हमारी जो ग्रोथ आ रही इकॉनमी में आती थी वो इंपोर्ट बेस्ड थी, एक्सपोर्ट लेड नहीं थी, और इसलिए सस्टेनेबल नहीं थी। तो ये हुकूमत इसको चेंज करना चाह रही है, तो बड़ा एक्सप्लिसिट फोकस है। और इन्होंने एक आपको मालूम होगा कि टैरिफ रिफॉर्म इन्होंने पूरा एक इंट्रोड्यूस किया है, जहां एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए टैरिफ्स, रॉ मटेरियल्स वगैरह के टैरिफ्स कम किए हैं, अक्रॉस द बोर्ड वेटेड एवरेज टैरिफ कम किए, जो इंडस्ट्री को जिससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए, इंट्रोड्यूस हुए हैं, मगर इस साल शरह नमू में उनका शायद इतना दखल नहीं था। दूसरा, आपने पूछा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ सकेंगी या नहीं बेस वाइडनिंग के बगैर। जी देखिए, फ़िलहाल काफ़ी सारे सेक्टर्स में पाकिस्तान की जो कैपेसिटी है, टेक्सटाइल में ख़ास तौर पे कुछ सब सेक्टर्स में, वो ऑलरेडी हम अपनी कैपेसिटी के ऊपर जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मज़ीद वहाँ से एक्सपोर्ट लेके आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल निटवेयर और डेनिम ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है, और वो मेरा ख्याल अगले 6 महीने में वो उनकी कैपेसिटीज़ बढ़ जाएंगी और मज़ीद एक्सपोर्ट हम वहाँ से कर सकेंगे। तीसरा वो जो एलिमेंट था डिवैल्यूएशन का, वो जो है नए एक्सपोर्ट सेक्टर्स को भी तक़वियत देगा। तो मेरा ख्याल है अगले 1-2 साल में ये ऐन मुमकिन है कि हम 27 अरब डॉलर भी कर लें, और हमें एक्चुअली जो है तकरीबन 40 बिलियन डॉलर करना पड़ेगा अगले 2-3 साल में अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को जो है वो कम करने में। तो ये नई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी होगी सेक्टर में। सही, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात भी करेंगे। इस पर भी डॉक्टर शाहिद हसन साहब ने भी कमेंट किया था कि जी काला धन अलाउ किया गया है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, तो इसलिए आर्टिफिशियली ये उठा है। तो इस पर हम राय लेंगे फ़याज़ इलियास साहब की। तो इस पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बजट के हवाले से हम खुसूसी ट्रांसमिशन कर रहे हैं और हम आपको बता चुके हैं कि आज जो 2020-21 का एक कौमी इक़्तिसादी सर्वे है वो पेश किया जाएगा, और उसमें सोर्सेज के मुताबिक जो आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं उस पर हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं। मैं फ़याज़ इलियास साहब आपसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से जानना चाहूँगा, गवर्नमेंट क्या रिफॉर्म्स लेकर आई है। अभी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ये कह रहे थे कि ये जो बड़ा फैक्टर बना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के, थोड़ा सा इसमें ग्रोथ जो हमें नज़र आई है, उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट ने काला धन अलाउ किया कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है इस इंडस्ट्री में हमें ग्रोथ देखने में आ रही है, या आप समझते हैं कि कुछ और भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेकर आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर। देखिए, इसमें कोई एक वजह नहीं है कि आज ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है अपने बूम पे है या इसमें बेहतरी आई है। ये देखें, जो पिछले साल हम जिस पेंडेमिक से गुजर रहे थे, कोविड की वबा से गुजर रहे थे, और उस वक्त अप्रैल 2020 में कंस्ट्रक्शन जो एक सेक्टर, इतना बड़ा सेक्टर है कि जो सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है
आफ्टर एग्रीकल्चर के जो एक जॉब्स प्रोवाइड करता है, उस लिहाज से हम हमेशा आबाद का एक मुतालबा था कि इसको इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। और पिछले साल 2020 अप्रैल में कोविड के दौरान जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको इंडस्ट्री का दर्जा भी दिया। और उसी साल जो है जुलाई 2020 में एक स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन दिया कि जिसके तहत फिक्स टैक्स रिजीम जो है उसमें इन्होंने कहा कि अगर आप जितने भी बिल्डर्स डेवलपर्स हैं वो अपने आप को इस FTR के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं और एक फिक्स टैक्सेशन का एक फिक्स उन्होंने कर दिया कि इतना आपको परसेंटेज जो है आपको 10% आपको ये टैक्स पे करना है, जिसके अगेंस्ट में आपको बेनिफिट 10 टाइम्स आपको बेनिफिट मिल जाएगा। मैं समझता हूँ एक अच्छा इकदाम था गवर्नमेंट का, ताकि उस जो करप्शन का एक एलिमेंट या हमें एक थ्रेट हमेशा से होता था FBR की तरफ से, उसमें एक बहुत अच्छा एक जो है पॉलिसी दी गई। और दूसरा इसमें जो पैकेज दिया गया हमें पैकेज में एक जो चीज़ थी FBR सेक्शन 111 के तहत कि वो तमाम एसेट्स या वो असासे जो डिक्लेयर्ड नहीं है, अगर वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं तो उसके लिए आपसे कोई पूछगछ नहीं की जाती। देखिए वो सारी ये एसेट्स और प्रॉपर्टीज़ जो कहीं पे नेटवर्क में है ही नहीं आपके, और वो अगर आपको डिक्लेयर्ड होती हैं आगे फ्यूचर में उसकी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक, ये दोनों पॉलिसीज जो है पिछले साल दिसंबर में ये खत्म हो रही थी और हम शुक्रगुजार है कि उन्होंने इसमें हमें एक्सटेंशन दी गई जून 30 और दिसंबर 2021 तक। लेकिन के मौजूदा सूरत हाल जो हम गुजर रहे हैं कोविड की वबा से भी, और जो कुछ मामलात हमारे अप्रूवल्स के हैं जिसमें डिले था, जिसमें हमारा मुतालबा ये है कि इसमें मजीद जो है 1 साल की एक्सटेंशन की जरूरत है, ताकि जो इस वक्त काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन में जो ग्रोथ हो रही है इसमें मजीद और बेहतरी आए और गवर्नमेंट को जो है रेवेन्यू भी इससे मिले। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप गवर्नमेंट से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए इस बजट में? देखिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वो मदर इंडस्ट्री है कि जिससे मुंसलिक 70 इंडस्ट्रियों का और भी पहिया चलता है जी। तो हम समझते हैं कि दुनिया भर में जहां भी अगर आप अपनी इकोनॉमी को बेहतर और ग्रोथ में चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है उसके लिए इजी पॉलिसी देने की जरूरत है, और उसमें किसके लिए लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाए ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है आपकी लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आपके पास आए इसमें। ये इसके लिए अभी जो उस वक्त एक हमारे लिए बड़ा एक थ्रेट है जिससे हम गुजर रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में स्टील की कीमतें जैसे बढ़ रही हैं या सीमेंट की कीमतें बढ़ रही हैं और अदर जो मटेरियल जो वो बढ़ रहा है, वो हमारे अपनी ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन है या आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये एक हमारे लिए थ्रेट है। और सबसे बड़ा ये मुश्किलात जो है ये नया पाकिस्तान में जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो घर बनने हैं उस तबके के लिए जो 30 लाख रुपए जो कम से कम इसकी जो लागत है, तो ये जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं इन कीमतों को जो है कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पिछले सालों में जो इस पर स्टील की जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमतें $220 और $240 हो गई थी, लोकल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और FBR ने जो है इसमें रेगुलेटरी ड्यूटी और एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी जो है ये तकरीबन 15% इम्पोज की थी। ठीक है। लेकिन आज इस वक्त हम देखते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में जो है ये कीमतें दोबारा $450 और $500 की तरफ जा रही हैं। तो हम समझते हैं कि मौजूदा बजट में इन ड्यूटीज को फौरी तौर पे खत्म होना चाहिए, एबॉलिश किया जाए, ताकि जो है ये एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन और ये कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है ये ज्यादा मुस्तहकम हो सके। बिल्कुल सही है, अदरवाइज ये हमारे लिए बड़ा जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, सर ये जो अभी आज कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश किया जा रहा है वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से, इसमें स्टॉक एक्सचेंज का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि इसने स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स जो है 45,574 पॉइंट्स को इसने क्रॉस किया और पिछले ख़ास तौर पर क्वार्टर में हम देखते हैं कि बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी ब्रेक हुए हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बेहतरी दिखाई दी है। आपके ख्याल में ये भी हादसाती था या ये इंटेंशनल एफर्ट से हुआ है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमने स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी और इस्तेहकाम देखा? देखिए इस साल जुलाई से अगर आप मार्च तक देखें तो बाहर से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सिफर आया था, लेकिन अप्रैल के महीने में $2.7 अरब का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया है जिसकी मैं तारीफ करता हूँ, वो है रोशन डिजिटल अकाउंट। अगरचे कि उसमें शरह सूद ज़्यादा है, लेकिन वो पैसा में भी कुछ एक हिस्सा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जा रहा है। लेकिन जिस वक्त PMLN ने आखिरी बजट पेश किया था, आपको याद होगा, उस वक्त जो था इंडेक्स इससे ज़्यादा था। ये तो हो गई बात। अब मुझे आप इजाज़त दे दें 1-2-3 जुमले बोलने की। पहला जुमला तो मेरा ये है कि स्टेट बैंक ने जो अभी एक गवर्नर ने तकरीर की है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो मईशत में बेहतरी आई है
इसका ताल्लुक हमने जो 2000 अरब का पैकेज दिया था उससे है। अभी हम स्ट्रक्चरल इस्लाहात करनी है, नंबर एक। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा शरह सूद में हमने कमी की है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपने सबसे ज्यादा कमी क्यों की? क्या क्या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ? जब आपने इसको कमी कर दी तो हुआ क्या, मैं आपको बता दूं। जो बात कर रहे थे शिरानी साहब, उसका भी जवाब होगा कि देखिए, लाखों जो कौमी बचत स्कीमों में जो पैसा लगाते हैं, जिसमें बहबूद में भी लगाते हैं लाखों लोग, उनके शरह मुनाफा में जबरदस्त कमी हो गई। नंबर एक, इस शरह सूद में कमी करके स्टेट बैंक ने 2 करोड़ बचत खातेदारों को कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उनको जो अगर फरवरी 2020 में 1 लाख रुपए पर मुनाफा मिलता था एक आदमी को 11,000, तो जुलाई 2020 से उसको मिल रहा है 5,500। इस तरीके से कोई 500 अरब रुपए आपने उससे खींच लिया, उसकी भी जो है कुव्वत खरीद में कमी हुई। तो जैसे बैंकर शिरानी साहब है, उनको पता होगा कि ये जो खाते होते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में होते हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर को ये इख्तियार नहीं है कि उसको लिंक कर दें आप इंटरेस्ट रेट के साथ। दूसरी है कि तामीराती शोबे का जो मैंने कहा, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि अगर आपने उनको पैकेज दिया, उनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया, लोगों को रोजगार मिल रहा है, ये अच्छी चीज़ है। मैंने सिर्फ काले धन पर एतराज़ किया था, लेकिन उसमें अब वक्त आ गया कि हम इसको ख़त्म कर दें। मगर एक मशवरा मेरा ये है कि देखिए, मेरे मुल्क में 24 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और लोगों को सेहत की सहूलियात मैसर नहीं है। तो मकानों से पहले अगर आप 2-2, 3-3 कमरे के डिस्पेंसरियाँ बना देते और वहाँ एक मेडिकल ऑफिसर नर्स बिठा दें, उससे ये होगा कि लोगों को वहाँ मिल जाएगा। हर आदमी जिला अस्पताल और सिविल अस्पताल नहीं जाएगा। तो मैं तो ये प्रेफर करता कि 2-2 कमरे के स्कूल बनाएं, 24 मिलियन बच्चे वहाँ डालें, डबल शिफ्ट में काम करें और 2-2 की डिस्पेंसरियाँ करें। लेकिन कंस्ट्रक्शन को बूम देना पाकिस्तान के लिए मुफाद में है, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मगर साथ में अब ये भी देखना होगा कि अगर मेरे मुल्क के 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 24 मिलियन, और हमारे वो भी होना चाहिए डॉक्टर साहब, लेकिन वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक बेहतरी दूसरे की कॉस्ट पर तो शायद नहीं हो सकती। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अपने तौर पर एक इंपॉर्टेंट है, उसके साथ 70 इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, एम्प्लॉयमेंट जुड़ी हुई है, उसके भी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, ये जो टारगेट सेट किया गया है कमोका साहब, ज़राअत में इजाफे का हदफ 3.5% आपने रखा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 6.5 जो कि बहुत ज़्यादा है, और सर्विसेज सेक्टर का 4.8। ये आप टारगेट सेट कर रहे हैं तो इसके लिए क्या इस्लाहात ला रहे हैं, कौन से रिफॉर्म्स ला रहे हैं जिसके नतीजे में आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप 6.5% की ग्रोथ ले लेंगे? कमोका साहब, मैं थोड़ा सा आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। थोड़ी देर पहले ट्रेड डेफिसिट की बात हुई कि इस साल जो है वो ट्रेड डेफिसिट जो है वो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो उसमें आपको अगर आप उसमें जो पाकिस्तान में जो इंपोर्ट हुई हैं चीज़ें, उसमें सबसे बड़ा जो ख़र्चा है वो मशीनरी के इंपोर्ट के ऊपर हुआ है। और वो मशीनरी जब एडअप होगी प्रोडक्शन में तो इंशाल्लाह ताला उससे हमारी जो है वो जो इंडस्ट्रियल इकॉनमी है उसको बूस्ट मिलेगा और इंशाल्लाह उसके फ़वाइद जो हैं आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ने से। तो आपको नहीं लगता कि तजारती खसारा बढ़ेगा पाकिस्तान का इस साल होगा? और जो हमारे माहिरीन की राय है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, डेफिनेटली थोड़ा इसमें इजाफा होगा ट्रेड डेफिसिट में, क्योंकि अब जो है ना वो आपकी जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो आपको अलाउ करना पड़ता है। जब आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, आपने चीज़ें लेके आनी है अपने मुल्क के अंदर। अब टेक्सटाइल के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो अब फैसलाबाद से चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूनिट्स जो यानी पहले कन्वेंशनल मशीनरी से अपना काम कर रहे थे, तो अब उन्होंने टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कराया है और जो नई मशीनरी है वो लेके आ रहे हैं। तो उससे मैं समझता हूँ एक तो प्रोडक्शन एफिशिएंसी आएगी, एनर्जी की कॉस्ट कम होगी और उसके साथ साथ जो है वो फ़ायदा होगा पूरे मुल्क को और जो है वो जॉब्स महज ये एक सेक्टर तो ये जो 6.5% आप कह रहे हैं इंशाल्लाह ताला इसको हम अचीव करेंगे। जी यही मैं पूछ रहा था कि 6.5% वो कैसे आप करेंगे? इसको हम अचीव करेंगे, इसको अचीव करेंगे और साथ ही साथ हम जो है इस बजट में मैं आपको बता दूं जो हम सब्सिडाइज्ड रेट्स पे बिजली दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं, उसको इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और एक्सपोर्ट्स को के लिए जो भी हमें स्टेप्स लेने पड़े वो लेंगे। सिर्फ पहले जो कह रहे थे कि बेस बढ़ाने की ज़रूरत है एक्सपोर्ट्स के लिए ताकि
हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें या टारगेट से आगे जा सकें। तो उस हवाले से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि IT एक्सपोर्ट्स को हम उसको पूरा उसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। ये ऐसा फील्ड है कि जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ जो है वो तरक्की बिल्कुल सही है। IT एक्सपोर्ट्स हम बड़ी निगलेक्टेड रही हैं इस साल भी। ये आपकी बात ठीक है सर, लेकिन एक और सेक्टर है जैसे कि जिसमें मिसाल के तौर पे हलाल फूड्स में बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। 1 बिलियन की इसमें कैपेसिटी है और हम जो है 0.4 पर खड़े हुए हैं। तो ये जो है वो बहुत अभी हम इसमें गुंजाइश है, पोटेंशियल है। एनीवे मैं इस पर ताहिर मंजूर साहब इसी तरफ ही आ रहा हूँ असदुल्ला। कई सर मौका साहब जरा आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में बात कर लेंगे। ये वाला पहला सेशन मुकम्मल हो रहा है। सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें, एक मिनट मुझे दे दें, मैं फिर बात मुकम्मल कर लूँ, फिर आप आगे चलिएगा। तो मैं बता रहा था SMEs जो हैं वो किसी भी इंडस्ट्री का वो आप कह लें कि बैकबोन होती है। हमने SMEs के लिए, जैसे अभी मेरे भाई ताहिर मंजूर साहब बात कर रहे थे, तो वो बहुत बड़ा एक इकदाम है गवर्नमेंट का कि वो कोलेटरल फ्री लोन्स इंशाल्लाह ताला SMEs को देंगे और 15% जो है वो मुकर्रर कर दी गई, हद मुकर्रर कर दी गई है उनके लिए कि मिनिमम 15% ऑफ चीप लोन्स जो है वो SMEs को। और चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मौका साहब आपसे इसमें मजीद बात करते हैं कि आपके प्लान्स क्या हैं। मुझे अगर आप इजाज़त दें तो ताहिर मंजूर साहब मुझे ये बताइए, ये 6.5% की ग्रोथ इंडस्ट्री में आपको लगता है रियलिस्टिक फिगर है और ये हो जाएगा और इसके लिए गवर्नमेंट इकदाम उठा रही है? जी इंशाल्लाह ये अचीव कर लेंगे। जिस तरह की इनकी पॉलिसीज़ चल रही हैं, जिस तरह भी अभी बात हो रही थी कि जो नई पॉलिसीज़ जिसमें SMEs को और कॉटेज इंडस्ट्री को जो इंसेंटिव दे रहे हैं कि 1 करोड़ तक के लोन वो जो है ना वो 6 से 7% तक उनको अवेलेबल होंगे, जिससे ना सिर्फ हमारी जो लोकल इंडस्ट्री या जो कॉटेज इंडस्ट्री SME है ये ग्रो करेगी, इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट भी ग्रो करेंगी। और जिसमें हैंडीक्राफ्ट और ये वो चीज़ें आप देखें 24 से 25 बिलियन की हैंडीक्राफ्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, तो व्हाई नॉट वी आर, हमें भी इसमें जाना चाहिए। बाकी मैं थोड़ी सी बात डिफर करूँगा। अभी बात हो रही थी कि इम्पोर्ट बिल इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमारी इंडस्ट्री के लिए मशीनरी इम्पोर्ट हुई। मैं इससे थोड़ा डिफर करूँगा। इम्पोर्ट बिल इसलिए नहीं बढ़ा, इम्पोर्ट बिल इसलिए बढ़ा कि हमारी ITP इंक्रीज़ कर दी गई, वैल्यूएशन जो की जाती है पोर्ट के ऊपर वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी जाती है कि उससे हमारा इम्पोर्ट बिल हाई हो गया। उससे एक जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि इम्पोर्ट इतनी महंगी हो गई और जो हमारे जो स्मगलर्स थे उनके लिए एक हेवन मिल गया पाकिस्तान को। उन्होंने अब पूरी पाकिस्तान में जो है ना स्मगलिंग की गुड्स बड़ी फरमानी से जो मिल रही हैं, वो आप देखें हम वहाँ से कोयटा से इधर उधर से चलती हैं, वहाँ से तो ऐसे इम्पोर्टेड गुड्स चल रही होती हैं, जब किसी के गुडान तक पहुँचते हैं तो वो बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हम अपनी बजट ट्रांसमिशन को जारी रखेंगे। नए मेहमानों के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। फैजुल्लाह कमाको साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।